हाय गाइस, माई सेल्फ निधि शर्मा, थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एट एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन का रोड मैप देने वाली हूँ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और ऑनलाइन और ऑफलाइन में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन स्टूडेंट की, जो कोचिंग्स वगैरह में जाते हैं और बाहर रहते हैं, अपने घर से दूर वो रहते हैं और कोचिंग्स वगैरह में वो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं। तो उन स्टूडेंट के बारे में बताती हूँ, उनका क्या शेड्यूल होना चाहिए और उन्हें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका अपना एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, जिसमें आपका फिक्स सोने का टाइम और फिक्स जगने का टाइम होना चाहिए। फिक्स आप इतने बजे कोचिंग जाओगे, इतने बजे आप लौट के आओगे और इस टाइम आप अपनी सेल्फ स्टडी करोगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम शुरू में जब प्रिपरेशन करने के लिए बाहर आते हैं, जैसे हम कहीं और रहते हैं और हमारा घर कहीं और होता है, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से। हम पढ़ाई की जगह कोई और चीज़ें ही करने लग जाते हैं। बात करते हैं आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए। तो मैंने आपके लिए एक शेड्यूल बनाया है, वो आप फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं किया करती थी कि सुबह 6 बजे आपको उठ जाना है और 6 बजे से लेकर के आपको 8 बजे तक, यदि किसी की 7 बजे की कोचिंग है तो 7 बजे तक, तो 7 बजे वाले को थोड़ा जल्दी उठ जाना है। तो 6 से 8 के बीच में आपको आपकी जो भी मॉर्निंग एक्टिविटीज है वो सब कुछ कर लेनी है। इसके अंदर आपको 10 मिनट का मेडिटेशन और 10 मिनट की एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करनी है, ताकि आप पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक रहो। तो इस तरीके से आपको मॉर्निंग एक्टिविटीज करने के बाद में आपको अपने कोचिंग चले जाना है। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से हर एक क्लास को अटेंड करना है। जो भी लेक्चर है उसको फोकस के साथ में करना है। जो भी वहाँ पे डाउट आ रहे हैं, तो मेन बात देखो, ये चीज़ बहुत बच्चे 99% बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। इवन मैं भी जब स्टार्टिंग में अपनी कोचिंग वगैरह मैंने स्टार्ट की थी, तो मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट हुआ करती थी। क्लासरूम में डाउट वगैरह पूछने से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रखा होता, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से थी और वहाँ पे हम लोग इतने ज़्यादा मतलब क्लासरूम में परेशान हो रहे होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, डाउट आ रखे होते हैं, फिर भी हम लोग खड़े होके हिम्मत करके पूछते नहीं है कि सर इसका क्या मतलब है, आप दोबारा समझा दोगे, हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये डाउट है हमारा, हम नहीं पूछ पाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ब्रेक करके आपको क्लासरूम में अपने जो भी डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा, दोबारा उठ के पूछो। भाई आप लोग पैसा दे रहे हो कोचिंग के अंदर, आपका पूरा हक है, एक बार नहीं 10 बार पूछने का पूरा हक है। और एवं टीचर्स भी ये कहते हैं कि आप पूछो, लेकिन कोई बच्चा मतलब पूछता ही नहीं है। लेकिन आपको पूछना है, आप ये गलती नहीं करनी है। यदि आपने ये गलती की तो आप एक कदम पीछे चले जाओगे अपने सिलेक्शन से, आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आपको इस तरीके से आपको अपने सारे डाउट क्लियर करने हैं। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, जिस भी टॉपिक से, एक बार नहीं 1000 बार पूछ। तो इस तरीके से आपको अपने लेक्चर अटेंड करने हैं, चाहे वो बायो का हो, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे फिजिक्स का। तो आपको हर एक लेक्चर को बहुत फोकस और कंसंट्रेशन के साथ में अटेंड करना है, ताकि आप में आपकी जो कॉन्सेप्ट है क्लास के अंदर ही आपके क्लियर हो जाए। आप जब रूम पे जा कर के इन सब चीज़ों को रिवाइज करोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे, आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगा। तो इस वजह से आपको सारे लेक्चर अच्छे से अटेंड कर लेने हैं। उसके बाद में आपके मतलब जब आप कोचिंग से जाओगे, जाने के बाद में आपको खाना वगैरह खा करके 1 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे सो लेना है। उसके बाद उठने के बाद में आपको मिनिमम 2 घंटे अपना फिजिक्स के लिए देना है, क्योंकि जब आप सो के उठोगे तो आपका माइंड फ्रेश होता है और फिजिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। स्टार्टिंग में अपन को नहीं समझ में आती है फिजिक्स, ये चीज़ें मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, क्योंकि आपको जब आप फिजिक्स में स्टार्टिंग में जाते हो तो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, डिफ्रेंसिएशन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेसिक्स होते हैं जो फिजिक्स के, वो सब आपको समझने होते हैं। तो उनके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना होता है। आप फिजिक्स का बेसिक ज़रूर समझना, मैथ्स वगैरह होती है बेसिक मैथ, वो भी आपको ज़रूर समझना, तब जा कर के आप जो भी यूनिट्स वगैरह है उन पे फोकस करना। क्योंकि यदि आपको बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आपको फिजिक्स के क्वेश्चन सिर्फ रटे जाएंगे, आपसे सॉल्व नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे कि बस मेरे से सॉल्व हो रहा है और मुझे सब समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ें हम रट रहे होते हैं और एक टाइम के बाद में ये चीज़ें आपको समझ में भी
भी आने लग जाती हैं, तो वो टाइम ज़्यादा लेट ना हो, इससे पहले आप इन सब चीज़ों को समझ लो। आप अपने बेसिक्स पे काम करो। तो सबसे पहले आपको 2 घंटे फिजिक्स के लिए देने हैं। उसके अलावा आपको उसके एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस ज़रूर करने हैं, उसी चीज़ से रिलेटेड, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड। उसके बाद में आपको मतलब शाम का टाइम हो जाता है, तब आप 1 घंटा अपने घर पे बात कर सकते हो 6 से 7 के बीच में, मम्मी वगैरह से या आप जो भी फ्रेंड वगैरह हैं उनसे बातें कर सकते हो। फिर उसके बाद में खाना वगैरह खाने के बाद में फिर से आपको बैठ जाना है पढ़ने के लिए, जिसमें आप केमिस्ट्री को रिवाइज करोगे। केमिस्ट्री रिवाइज करने के बाद में उसके एमसीक्यूज प्लस उसके पीवाईक्यूज लगाओगे। और जब आप ये सब कर लोगे देन आपको बायो पढ़नी है, बायो को रिवाइज करना है। बायो के सबसे पहले आपको नोट्स जो क्लासरूम में लिखाए हैं वो पढ़ने हैं। देन आपको एनसीईआरटी को रीड करना है। रेगुलर एनसीईआरटी के 2 पेज मिनिमम रीड करने ही हैं आपको, भले वो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। नीट से लेकर के नर्सिंग तक के सारे एग्जाम्स सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो नोट्स को पढ़ो पहले, क्योंकि एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं समझ में आती है, इस वजह से पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं, देन एनसीईआरटी को पढ़ना है। उसके बाद में आपको उनके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। इस तरीके से आपको अपना पूरा शेड्यूल फॉलो करना है अच्छे से। आपको ये सारी चीज़ें करनी ही होंगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। वरना यदि आप इनमें से कोई भी चीज़ स्किप करते हो तो आप एक कदम पीछे चले जाओगे अपने सिलेक्शन से, और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इनमें। हाँ, जब कभी आप बीमार हो जाते हो या आपका मन नहीं लग रहा होता है, तो आप जब कभी थोड़ा बहुत चीज़ें लूज छोड़ सकते हो। बाकी आपको यही शेड्यूल फॉलो करना है जिससे आपका रूटीन बना रहे हो। सिर्फ 1 साल ही तो चीज़ें मैनेज करनी है। यदि 1 साल के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इतना हेक्टिकली नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप जब कॉलेज पहुंच जाओगे तो कॉलेज में आप आराम से पढ़ सकते हो, और आपको इतना मतलब पढ़ना तो पड़ता है बट इतना ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्ट होकर के नहीं पढ़ना पड़ता। आप अपनी मर्ज़ी से कभी भी पढ़ सकते हो। एग्ज़ाम में आपको सिर्फ पास होना होता है, आप स्टार्टिंग में सिर्फ पास होने के लिए पढ़ सकते हो, इस स्टार्टिंग के 1-2 साल। उसके बाद में आप ढंग से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको इतना हेक्टिक शेड्यूल फॉलो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये है कि आपका ये बीच वाला जो टाइम होता है जिसमें आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इसमें आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका टाइम, आपका पैसा, आपकी एनर्जी सब कुछ वेस्ट होता है। इसीलिए आपको सिर्फ 1 साल बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए, जो ऑफलाइन तैयारी करते हैं, हर एक बच्चे को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो और वो सिलेक्शन ले सके गवर्नमेंट कॉलेज में। और इन सब चीज़ों में मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। ये गलतियाँ 2-4 गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है ऑफलाइन स्टूडेंट को। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्लास में आपको डेफिनेटली डाउट पूछने हैं, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है वो पूछना है। दूसरी गलती ये होती है कि बच्चे टेस्ट वगैरह नहीं देते हैं। आपका मतलब पूरा पढ़ा हुआ हो या नहीं हो, आपको टेस्ट ज़रूर देने हैं। हालांकि आपके जो नंबर्स होते हैं वो आपको डीमोटिवेट करते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हर बार करते हो तो आपको तो उसमें बेनिफिट ही हो रहा है ना, आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा, आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा ही हो रही है। आपको ये नहीं करना है कि एक बार मैं पूरा रिवाइज कर लेता हूँ फिर ही टेस्ट दूंगा, तो आपको टेस्ट स्किप नहीं करने हैं। तीसरी चीज़, ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना है जो आपको डीमोटिवेट करें। काफ़ी सारे बच्चे इस वजह से भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, जो उनके आसपास ऐसे लोग होते हैं कि अरे तेरे से तो नहीं हो पाएगा, तू तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। अपने आप को हर दिन बोलना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करके ही रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है, और किसी से कंपेयर नहीं करना है कि इसके मार्क्स तो ज़्यादा आते हैं, इसको तो सारा कुछ याद हो जाता है, इसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में ये चीज़ें बहुत होती हैं। तो ये सब नहीं करना है। ये चीज़ें हमें बहुत डिमोटिवेट फील करवाती है कि हम तो नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। कुछ भी हार्ड नहीं है। यदि आप अच्छे से रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब बात करते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए जो घर पर ही तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे तैयारी करें, उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए पूरे दिन के अंदर ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म से कोर्स लेना है जिस पे आपका ट्रस्ट हो कि आपका सिलेक्शन यहाँ से हो सकता है। तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाओ, वहाँ से आप किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म की कोई वीडियो उठाओ और उसको देखो और उसको एनालाइज करो कि मुझे किसका समझ में आता है। उसके बाद ही आप कोर्स परचेज करो। अब आपने कोर्स परचेज कर लिया, उसके बाद आप घर में एक ऐसे रूम के अंदर अपना
सेटअप तैयार करो जहाँ पे आप अच्छे से शांति से पढ़ सको, जहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो, और पूरे साल के लिए उसको उस जगह को फिक्स कर लो अपने लिए कि मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई करूँगा और मेरी यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कोर्स परचेज करना है, उसके आपको रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर अच्छे से अटेंड करने हैं। रेगुलर जो भी क्लासेज आपकी लाइव आती हैं या रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं, वो सब आपको अच्छे से लेनी है। और उनके सेकंड चीज़, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। फोकस के साथ में आपको पहले क्लासेज लेनी है, देन आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप खुद लिख के बनाओगे, ताकि अभी काफ़ी सारा टाइम है, अभी स्टार्टिंग है, तो आप अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और तीसरी चीज़, डीपीपी रेगुलर जो भी डीपीपी मिलती है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में, वो रेगुलर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की जो भी टीचर प्रोवाइड करवाते हैं वो आपको सॉल्व करनी है। देन चौथी चीज़, आपको प्रॉपर तरीके से जो भी जैसे कोई भी टॉपिक है उसके पीवाईक्यू उसी टाइम सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि यदि आप पीवाईक्यूज वगैरह अच्छे से करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आपको पता लगने लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन आप उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यू करो, ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं करने हैं आपको, ज़्यादा लो लेवल के भी नहीं करने हैं। आपको एक एनालाइज करना है पीवाईक्यू का और उसी टाइप के आपको क्वेश्चंस करने हैं। पांचवी चीज़ बात करते हैं आपको टेस्ट की। जो भी प्लेटफॉर्म से आपने जहाँ से भी आपने कोर्स परचेज किया है वहाँ से आपको टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस करनी है। हर संडे या 15 दिन में कभी भी उनके टेस्ट आते हैं तो उनको आपको अच्छे से देना है, एक भी टेस्ट आपको स्किप नहीं करना है। और सबसे बड़ी दिक्कत ऑनलाइन वालों को डाउट की होती है कि वो भाई डाउट किससे पूछे, क्योंकि अकेले बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, उनको पता ही नहीं लग पाता कि हमारे डाउट क्या आ रहे हैं, हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। अब टॉपिक का तो हम ये है कि यूट्यूब से भी जाके देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का क्या करेंगे कि क्वेश्चंस वगैरह आप कैसे सॉल्व करें, और समझ नहीं आ रहा है तो उनके डाउट आप कहाँ पूछें। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप किसी फ्रेंड से पूछें, या जहाँ पे उस प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी डाउट वगैरह की फैसिलिटी है आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और अपने डाउट क्लियर करें। वहाँ के टीचर्स से कनेक्ट हों, कॉल पे पूछें, या उनका कोई भी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह हो जहाँ पे उन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी हो, तो आप वो डाउट ज़रूर सॉल्व करें। तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि मतलब घर पे जो पढ़ाई करते हैं उनके साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे प्रोसेस आपको ऑनलाइन में ध्यान में रखने हैं। आपका फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, जिस तरीके से मैंने ऑफलाइन में बताया था कि सुबह जल्दी उठो, उसी तरीके से 8 बजे से अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप हर एक लेक्चर लो 2 घंटे का, या आपका 1 घंटे का लेक्चर है तो 1 घंटे का लेक्चर लो, नोट्स बनाओ, उसके बाद में उससे रिलेटेड पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करो। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा शेड्यूल आपका दिन का होना चाहिए। जैसे कि आप 1 बजे तक 2 बजे तक फ्री हो गए, लेक्चर वगैरह ले गए, तो उसके बाद में खाना खाकर सो गए। शाम को आपको वही चीज़ फॉलो करनी है, रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड आपको पीवाईक्यू वगैरह करने हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा रूटीन फॉलो करना है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को। तो आपको इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और बायो के अंदर आपको बार बार एनसीईआरटी को पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। बाकी फिजिकल में आप सिर्फ नोट्स पढ़ सकते हो, और फिजिक्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ टीचर की नोट्स पढ़ो और उनके पीवाईक्यू और एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करो। तो इस तरीके से आपको ऑनलाइन में पढ़ाई करनी है। ऑनलाइन में भी आपको यदि आप घर पे हो तो घर की ज़्यादा एक्टिविटीज़ में आपको शामिल नहीं होना है, कि शादी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, बर्थडे पार्टियाँ हो रही हैं, आपको नहीं जाना है कहीं पे भी, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है बस। हाँ, कभी कभी 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए टाइम निकाल करके थोड़ा बहुत जा सकते हो। थोड़े टाइम के लिए ये चीज़ स्किप कर दोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, वरना वही रहता है कि सेम प्रोसीजर, अब आपका पेपर हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, दोबारा से आपको पेपर देना होगा, सेम प्रोसेस, वही पेपर दो, फिर वापस से आप का सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपकी रिपीट होती रहेंगी और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करवाएंगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपके जैसे लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो लोग आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि जिस टाइम मैं नहीं पढ़ रहा उस टाइम पे कोई ना कोई और पढ़ रहा है, तो मुझे भी उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बेस्ट क्या है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखो, मेरी नज़र में देखा जाए तो यदि आप
अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो तो ऑनलाइन में भी आप अच्छे से कर लोगे। बट ऑफलाइन में फ़ायदा ये रहता है कि आप वहाँ पे आपका एक शेड्यूल होता है, आप नहा धो करके कहीं जाते हो, फिर वहाँ पे आप उस एनवायरनमेंट में होते हो जहाँ आपकी पढ़ाई होती है। अब घर पे ये चीज़ इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि घर पे वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। वो कहने के लिए ही होता है कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, बट रियलिटी कुछ और ही होती है। इसका 6 महीने निकल जाने के बाद में पता चलता है। तो जो भी फ्रेशर है वो ऑफलाइन ही ज्वाइन करे और अच्छी कोचिंग में अपना एडमिशन करवाएं और अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो, वो चाहे ऑफलाइन से हो चाहे ऑनलाइन से हो। और यदि आप ड्रॉपर हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, आप खुद से पूरा सिलेबस कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। दोनों चीज़ें ही बेस्ट हैं, बस ये है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा और पढ़ाई करनी होगी। दोनों में ही आपको मेहनत करनी है, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन वाला कोई भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहा है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। नोट्स वगैरह के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको बायो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए और किसी भी चीज़ की नीड हो तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टा है निधि शर्मा SMS के नाम से, उसका भी आपको बायो में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपकी इस जर्नी में मेरे से जितना होगा मैं आपकी हेल्प करने का ट्राई करूँगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।